हेलो। हाँ देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहे थे। मैंने बोला था आपको 4-5 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक की, है ना। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 m MgCl2, 0.1 m MgCl2 विलियन का 300 केल्विन पर परासरण दाब 4.92 atm है, 4.92 atm है। तो MgCl2 का अल्फा ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देख ले। ऑप्शन दे रखे हैं 49% पहला, सेकंड दे रखा है 59, तीसरा 69 और लास्ट ऑप्शन 79। तो इसका मतलब आपको तो डिजिट के पास पहुंचना है, क्योंकि सब 4, 5, 6 और 7 में डिजिट दे रखे है ना। अपन को मालूम है पाई इज इक्वल टू होता है आयोटा CST, होता है ये। अगर ये होता है तो ये 4.92 आयोटा 0.1 S1/12 इंटू 300, ये डिवाइड बाई ये हो गया 25 मीन्स 2.5, 4.9 ये अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, आयोटा 2 आएगा तो 1 प्लस एल्फा एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 2 एल्फा, तो एल्फा अप्रोक्सीमेट 50%, तो अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो अगली प्रॉब्लम देखें। सेकंड नंबर, एक पदार्थ X जल में टेट्रामर बनाता है। टेट्रामर बोल ले तो 4 अणु मिलके एक अणु बनाते हैं, टेट्रामर बनाता है। 2.5 ग्राम X को 100 ग्राम जल में मिलाने पर 100 ग्राम जल में मिलाने पर हिमांक में अवनमन 0.3 डिग्री सेल्सियस है, तो X का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो X का अणुभार ज्ञात कीजिए। आगे दे रखा है यदि जल के लिए Kf का मान 1.86 केल्विन पर मोलल है और X जल में 80% संयोजित होता है, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है कि अणुभार कितना होगा। ठीक है, बोलो। चलो देखते हैं कितना ग्राम होगा। मैंने कहा एक पदार्थ X को अगर आपने टेट्रामर बनाता है तो देखना क्या करना है अपन को पहले आयोटा कैलकुलेट कर लो। आयोटा 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1/n, टेट्रामर बनाएगा तो n की वैल्यू क्या होगी 4, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा, एल्फा है 4/5, एल्फा कितना है 4/5, 1 माइनस 1/n, n की वैल्यू है 4, आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इंटू ये हो गया 3/4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5, इसका मतलब 2/5। अब आगे बात करो, पहले तो आयोटा कैलकुलेट हुआ, डेल्टा TF जो होगा वो होगा आयोटा इंटू KF इंटू M, आयोटा 2/5 मीन्स 0.4, KF आ गया 1.86 और मोलेलिटी, हाँ डेल्टा TF कितना है बेटा 0.3 है, ये लो, और मोलेलिटी 2.5 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, M बराबर जो होगा वो होगा 0.4 इंटू 1.86 इंटू 2.5 इंटू 10
डिवाइड बाई 0.3, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10, 100 का मतलब हो गया 186 डिवाइड बाई 3, 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62। बोलो, हो जाएगा 62। अब सुने बात को, सुनना बात को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक लास्ट प्रॉब्लम देख लो। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक या हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1.62 केल्विन है, तो प्रतिशत संयोजन ज्ञात कीजिए। KF4 बेंजीन जो है, KF4 बेंजीन ये दे रखा है 4.9, क्या दे रखा है? 4.9 केल्विन पर मोलल, ये दे रखा है। ठीक है बात, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा इंटू KF इंटू M लगेगा, 1.62 आयोटा KF 4.9 इंटू मोलेलिटी। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लो, 122 होगा, 25 ग्राम है तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई EH हो गया 40, आयोटा बराबर 1.62 इंटू 122 अपॉन कितना हो जाएगा 80 इंटू 4.9। इसे आप सोल्व कर लें, ये मेरे हिसाब से आएगा 0.504 आएगा। कितना आएगा? 504 या 502 ऐसा आएगा। आयोटा आ गया तो आयोटा जो होता है वो 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1/2, 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा बाई 2, तो एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.496, तो एल्फा बराबर 9 परसेंटेज में चाहिए तो 99.2% आ जाएगा। ठीक है बात, बोलो। ये 3 क्वेश्चन मैंने आज और करवा दिए, 9 क्वेश्चन पहले करवाए थे, 3 क्वेश्चन आज और करवा दिए, 12-13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं। चलो आगे देखो, आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, विलेयता की। ठोस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस की द्रव में विलेयता, इसकी बात करनी है। ठोस की द्रव में विलेयता की बात करनी है। देखो क्या 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 पॉइंट आएंगे, पॉइंट्स बनाते हुए लिखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट देखें कि सॉल्यूट कौन होगा, विलेय कौन होगा। पहले भी समझाया था कि जिसमें घुलता है वो तो होता है विलायक, और जिसको घोला जाता है वो क्या होता है? विलेय। जिसमें घोला जाता है, तो जिस वर्ड के बाद में लिखा हुआ आता है वो क्या होता है? विलायक। तो ठोस कौन होगा? सॉल्यूट कौन होगा? ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। सॉल्वेंट कौन होगा? सॉल्वेंट कौन होगा? द्रव हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी नंबर बात, जब किसी ठोस विलायक को या जब किसी भी विलायक को, जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है, ठोस विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है, तो 3 टाइप के विलयन बनते हैं। कितने टाइप के विलयन बनेंगे? 3। एक तो बनेगा संतृप्त, संतृप्त विलयन।
दूसरा असंतृप्त, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और तीसरा बनेगा अति संतृप्त। तीसरा क्या बनेगा? अति संतृप्त विलयन बनेगा। ठीक है बात। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मतलब समझिएगा इनका होता क्या है। जैसे सपोज करो, सुनना बात को ढंग से, अगर जैसे सपोज करो कि 1 किलोग्राम आप पानी लेते हो और उसमें अधिकतम 100 ग्राम NaCl ही घुल सकता है, मान लिया, तो अगर आपने 100 ग्राम घोल दिया NaCl, तो इससे ज्यादा नहीं घुलेगा, तो वो हो गया संतृप्त। अगर आपने 80 ग्राम ही घोला तो 20 ग्राम तो अभी और घुलेगा, असंतृप्त। ठीक है। अगर आपने 120 ग्राम घोल दिया, अगर आपने 120 ग्राम घोला तो 100 ग्राम तो घुल जाएगा और 20 ग्राम अवक्षेप के रूप में रह जाएगा। ऐसे विलयन को जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? अति संतृप्त। जब घुलने वाली अधिकतम मात्रा से भी अधिक मात्रा घुलते हो, जब घुलने वाली अधिकतम मात्रा से भी अधिकतम मात्रा घुलते हो तो उसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है बात। थर्ड नंबर आते हैं विलेयता की परिभाषा क्या है। विलेयता की परिभाषा क्या है? 1 लीटर विलयन में, 2 डेफिनेशन लिखा बता रहा हूं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेयता कहते हैं। तो इसका मतलब 1 लीटर संतृप्त विलयन लो, उसमें जितने विलेय के मोल घुल सकते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। एक डेफिनेशन और है, 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में घुले जाने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा विलेय की अधिकतम मात्रा की संतृप्त विलयन प्राप्त हो। कैसा विलयन प्राप्त हो? संतृप्त विलयन प्राप्त हो, विलेयता कहलाती है। 100 ग्राम विलायक में घुले जाने वाली विलेय की, 100 ग्राम विलायक में घुले जाने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा की विलयन कैसा प्राप्त हो? संतृप्त विलयन प्राप्त हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? विलेयता बोलते हैं। तो 2 डेफिनेशन है। 1 लीटर संतृप्त विलयन में तो मोल पर लीटर हो जाएगा यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे बोले तो यूनिट हो जाएगी विलेय की ग्राम में मात्रा पर 100 ग्राम विलायक। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। चलो ये, इससे पहले प्रभावित करने वाले कारक से पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं। विलेयता की शर्त क्या होगी? डी नंबर पॉइंट, विलेयता की शर्त क्या होगी? कंडीशन क्या होती है? कोई भी ठोस द्रव में उसी कंडीशन में घुलता है जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा जो है वो किससे ज्यादा हो? लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। जल योजन ऊर्जा किससे ज्यादा हो? जालक ऊर्जा से, तभी घुलेगा, अदरवाइज घुलेगा नहीं वो। अगर न्यूमेरिकल बना के दे दिया जाए, जल योजन ऊर्जा का मान दे दिया जाए, जालक ऊर्जा का मान दे दिया जाए, और फिर पूछे अपन से वो घुलेगा या नहीं घुलेगा, तो अपन आंसर आराम से बता सकते हैं कि जल योजन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए किससे? जालक ऊर्जा से। अब अपन बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। उनके बारे में बात करते हैं। पहला, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति, इसके लिए अपन एक बात बोल सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक।
इसके लिए ये बात बोली जा सकती है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब ये बोल सकता हूं मैं, इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि ध्रुवीय यौगिक जो होंगे, पोलर सॉल्वेंट जो होंगे, ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में, जबकि अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो। तो लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब हो गया पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर कंपाउंड किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व। जैसे NaCl है वो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। क्यों? दोनों का प्रकृति कैसा, वाटर जल भी ध्रुवीय और NaCl भी कैसा, ध्रुवीय। बात आई समझ में? दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो क्या, टेम्परेचर के लिए मैं एक बात बोलूंगा, आपको मालूम है कि log 10 बेस पे सॉल्युबिलिटी को लिख देता हूं S2/S1 डेल्टा H/2.303R, जो पहले डेरिवेशन किया था 1/T1 - 1/T2, वो कहीं पे भी काम में ले सकते हो। ये देखो आ गया, आ गया। अगर ये अब अगर ये आ गया तो सुने बात को, केस फर्स्ट लिया उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए, उष्मा सेपी अभिक्रिया के लिए, तो उष्मा सेपी के लिए डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में जैसे T2 ग्रेटर देन T1 करोगे तो S2 इज लेस देन S1 हो जाएगा। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया में अगर तापमान बढ़ाओगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया में अगर तापमान बढ़ाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी विलेयता कम होगी। जैसे चूने को जो अब जब आप पानी में घोलते हो तो उष्मा सेपी अभिक्रिया है, तो उसको हमेशा ठंडे पानी में घोलना चाहिए, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। केस सेकंड उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H होता है पॉजिटिव, तो इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा देन S2 इज ग्रेटर देन S1। उष्मा शोषी अभिक्रिया में तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ये पहले अपन बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड, इस वाली इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इसी फैक्टर से चेक करेंगे। थर्ड, दाब का प्रभाव। तो देखो आपको मालूम है ना, ठोस और द्रव की जो संपीड्यता होती है, ठोस और द्रव की संपीड्यता नेग्लिजिबल होती है, प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ठोस की द्रव में विलेयता पर, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का नगण्य प्रभाव होता है या नहीं होता है। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का नगण्य प्रभाव होता है, या फिर ऐसा बोल देता हूं कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है बात, ये बात क्लियर हो गई सारी ठोस की द्रव में विलेयता की। चलो लास्ट बात करते हैं गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता, अब लास्ट बात कर देते हैं गैस की द्रव में विलेयता। Solubility of gas in liquid।
गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, समझे अब बात को। पहले पॉइंट, कुछ पॉइंट बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। विलेय कौन होगा, सॉल्यूट कौन होगा, तो अपन बोलेंगे गैस होगा। विलय कौन होगा, तो मैं बोलूंगा कि द्रव है। विलय गैस है, विलायक द्रव है। ठीक है बात, विलय गैस है, विलायक कौन है, द्रव है। पहली बात। तो सेकंड नंबर बात, अब आपके अपन पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर में, अगर कोई कह रहा हो कि गैस जो है वो द्रव में विलय हो रही है, अगर कोई गैस द्रव में विलय हो रही है तो उसका एक ही कारण है, अगर गैस आइडियल होती ना तो वो कभी द्रव में विलयनशील नहीं होती। अगर गैस द्रव में विलय हो रही है तो इसका मतलब वो अनादर्श गैस है, आइडियल तो नहीं है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, गैस की द्रव में जो विलेयता है, गैस की द्रव में विलेयता उसके अनादर्श गुण के कारण होती। इसका मतलब अनादर्श गुण जितना ज्यादा होगा उतनी विलेयता ज्यादा होगी। बोलो, अनादर्श गुण ज्यादा होगा तो उतनी विलेयता क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो बात समझ में है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके अनादर्श गुण के कारण होती है। मैं ऐसा बोल सकता हूं, अनादर्श गुण जो होता है ये अनादर्श जो गुण होता है वो समानुपाती होता है किसके, लिक्विफेक्शन टेंडेंसी के, द्रवीकरण के। जितना अनादर्श गुण ज्यादा होगा उतना ही उसका द्रवीकरण जो है वो ज्यादा होगा। लिक्विफेक्शन टेंडेंसी, द्रवीकरण क्षमता के, प्रवृत्ति के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप के। ठीक है बात, ये थोड़े बहुत आपको पॉइंट ध्यान रखने। अगर कोई गैस द्रव में विलय हो रही है तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि वो गैस जो होगी वो कैसा नेचर रखती है, अपना अनादर्श गुण रखती है। ठीक है बात। चलो अब अपन बात करते हैं गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे उसके बारे में अपन बात करते हैं। विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। चलो देखते हैं। पहला फैक्टर, विलेय एवं विलाय की प्रकृति। विलेय एवं विलाय की प्रकृति। इसके लिए सेम वही रहेगा जो पहले पॉइंट लिखा रखे हैं, लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब हो गया समान समान को बोलता है। इसका मतलब ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में एवं अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायक में विलय होती है। एग्जाम्पल समझना, NH3 एवं HCl गैसें जल में अत्यधिक विलयशील है। अत्यधिक विलयशील है क्योंकि, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जल में
आयनों का निर्माण करती है। जो वाटर के साथ आयन का फॉर्मेशन करती है वो गैसें बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है। अमोनिया कैसे करेगा, देखो अमोनिया क्या करता है, ये लिया अमोनिया NH3, जैसे ही वाटर में डाला बन गया NH4OH। NH4OH बेस है तो टूटेगा किसमें, NH4 प्लस OH माइनस में। किसका निर्माण कर दिया, आयनों का निर्माण, इसलिए सोल्यूबल है। HCl गैस है, जल में डिजोल्व किया तो H प्लस एक्वस बनाएगा, प्लस Cl माइनस क्या बनाएगा, एक्वस बनाएगा। आयनों का निर्माण कर रहा है इसलिए क्या है, अत्यधिक विलयशील है। सेकेंड नंबर बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की। वही फैक्टर, ये है विलय मतलब गैस, ये है लिक्विड, गैस और लिक्विड का जो सॉल्यूशन बनता है, प्लस क्या रिलीज होती है, हीट, उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्मा उत्सर्जित हुई इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी हो गई, उष्मा सेपीय। कैसी है, उष्मा सेपीय अभिक्रिया है। अगर उष्मा सेपीय अभिक्रिया है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो हमेशा ध्यान रखे कि किसी गैस की द्रव में विलेयता ज्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो उस गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, ज्यादा होती है। अपन बोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी करके क्यों पीते हैं, टेम्परेचर कम हुआ तो CO2 की विलेयता बढ़ी, CO2 की विलेयता बढ़ी तो अपन ने पिया तो टेस्ट आया, वो टेस्ट CO2 की वजह से ही तो आता है। अपन गर्म पीते तो कहते हैं ना मजा नहीं आया, तो वो मजा क्यों नहीं आया, वो मजा इसलिए नहीं आया CO2 की मात्रा कम घुली हुई है, तभी तो अपन बोलते हैं चिल्ड दो। समझ में आ रही बात। अब इसका देखो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये आपसे ऐसा पूछा जाए, एक्वाटिक स्पीसीज जो होते हैं, जितने भी जलीय प्राणी होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, ठंडे पानी में मोर कंफर्ट फील करते हैं, ऐसा क्यों। ये जलीय प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन काम में लेते हैं। कौन सी ऑक्सीजन काम में लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किसके अंदर घुलती है, पानी में घुलती है। किसमें घुलती है, पानी में घुलेगी। जब पानी में घुलेगी तो अगर मैं टेम्परेचर कम रखूंगा तो डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो जब वो सांस लेंगे, श्वसन करेंगे, तो उस समय ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी, तो वो कंफर्ट फील करेंगे। यही अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा रख दिया तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अब डिजोल्व ऑक्सीजन अगर कम हो गई तो एक बात बताओ, जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है तो आप कंफर्ट फील करोगे क्या, नहीं करोगे ना। तो सेम वे वही है। तो जलीय प्राणी ठंडे पानी में मोर कंफर्ट फील करते हैं, उसका रीजन ठंडे पानी में टेम्परेचर कम होता है तो डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होती है। डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो वो ज्यादा कंफर्ट फील करेगा, क्योंकि उसको ब्रीथिंग करना आसान रहेगा। ठीक है। थर्ड नंबर फैक्टर के बात करते हैं प्रेशर की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होना चाहिए। दो फैक्टर हो गए, तीसरा फैक्टर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चले थर्ड नंबर फैक्टर, प्रेशर का इफेक्ट, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझिएगा। एक सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, विलेयता का मतलब क्या होता है। विलेयता का मतलब ये होता है कि विलय की मात्रा में विलय कितना अधिक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर, मतलब उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं। अगर जैसे सपोज करो
ये मेरे पास एक कंटेनर है, ये इस टाइप का कंटेनर है, इसके अंदर ये द्रव है और यहां पे इस टाइप से ये गैस है, ये इस टाइप से गैस है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर पिस्टन लगा के इसका वॉल्यूम कम कर दिया, इसका वॉल्यूम कम कर दिया। वॉल्यूम कम कर दिया तो देखो ये ऐसे हो गया। तो अगर मैंने जब वॉल्यूम अगर कम किया है तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि इसके इकाई आयतन में गैस की अधिक मात्रा घुली है, इसका मतलब विलेयता बढ़ेगी। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं ये वॉल्यूम कम हो गया है ना, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसी गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। निश्चित द्रव्यमान के विलायक में घुलने वाली गैस का द्रव्यमान m उसके दाब P के समानुपाती होगा। m इज इक्वल टू K इंटू पी, और m और P में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये द्रव्यमान है, ये P है, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा। ठीक है। इसी को एक साइंटिस्ट था जिसने जो है हेनरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक अपने नाम से हेनरी नियम बना दिया। और क्या है हेनरी नियम, वो देखो हेनरी नियम है क्या। हेनरी नियम ये है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, या ऐसा बोल सकता हूं, किसी गैस का विलयन के ऊपर दाब, उस गैस की विलयन में मोल भिन्न के समानुपाती होती। इसका मतलब P ऑफ द गैस जो होगा वो समानुपाती होगा X ऑफ द गैस के। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो KH आ जाएगा, इंटू एक्स गैस आ गया। KH क्या है, KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी KH की, मोल फ्रैक्शन तो मालूम है ना, यूनिट लेस होता है, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस हो गया तो KH की यूनिट वही होगी जो दाब की यूनिट होगी। दाब की यूनिट क्या होते हैं, ATM या फिर बार या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। एक बात बताओ, एक निश्चित दाब पर अगर मैं बात करूं, एक निश्चित दाब के लिए, इसका मतलब P कांस्टेंट कर दिया मैंने, KH बढ़ेगा तो X कम होगा, KH बढ़ेगा तो X क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब KH का मान ज्यादा होगा तो X गैस कम होगा, इसका मतलब विलेयता कम हो जाएगी। बोलो, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं कुछ KH के मान बता रहा हूं आपको, KH के मान के आधार पर विलेयता का क्रम बता रहा हूं, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, एक सॉल्युबिलिटी का क्रम बता रहा हूं, सॉल्युबिलिटी का क्रम बता रहा हूं। क्या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, हीलियम, ठीक है, H2, सुने एक सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या ऑर्डर आएगा, हीलियम, N2, H2, O2,
CO2 एंड CH4, ये इसका ऑर्डर आएगा। ये ध्यान रखिए इस ऑर्डर को। इसका मतलब ये हो गया KH का घटता क्रम है, ये सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका मतलब KH का घटता हुआ क्रम हो जाएगा। विलेयता का बढ़ता हुआ क्रम है, इसका मतलब KH का कौन सा क्रम हो जाएगा? घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है बात। ये हो गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशन है, हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशन है, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस जो है वो विलय के साथ रिएक्ट नहीं करे। क्या नहीं करनी चाहिए? रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अब मैं कुछ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं हेनरी लॉ से रिलेटेड। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, मैं ओनली फॉर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी से आपको देख लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, पहला है, फर्स्ट एप्लीकेशन है, सॉफ्ट ड्रिंक में या कोल्ड ड्रिंक में CO2 की उच्च दाब पर विलेयता या घुलना। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर हाई रखोगे तभी वो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में घुलेगा। दूसरा है एनोक्सिया, एक ये बीमारी है एनोक्सिया। पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, एल्टीट्यूड हुआ हाई, उच्च पहाड़ों पर, उच्च जगहों पे जो रहते हैं, एल्टीट्यूड अगर हाई होता है तो वहां पे प्रेशर कम होता है। अगर प्रेशर कम होगा हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर होता है कम, गैस का प्रेशर अगर कम होगा तो विलेयता कम होगी, विलेयता कम होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी वहां पे। इसका मतलब ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलने वाला है वो कम घुलता है, और ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है, माइंड को जो, ब्रेन को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो भी कम होगी। क्यों? डिजोल्व ऑक्सीजन ही कम है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन कम है तो ब्रेन को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो कम हो रही है, और अगर ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं हो पाता है, वो वेल डेवलप नहीं हो पाएगा, अविकसित रह जाता है। उसको को क्या बोलते हैं अपन? एनोक्सिया बोलते हैं। तो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों का ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं? एनोक्सिया। और थर्ड नंबर है बेंड्स। ठीक है, बेंड्स क्या होता है और इसको अवॉइड कैसे करना है? बेंड होता है क्या? सुने बात को। बेंड जो होता है कि जैसे स्कूबा डाइवर होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में डेप्थ में जाते हैं, वो क्या करते हैं, जब डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ा तो गैस जो पीछे सिलेंडर लेके जाते हैं गैस का, तो उसकी वजह से गैस जो होती है वो ब्लड में बहुत ज्यादा घुल जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है वो एक्चुअल में, तो नाइट्रोजन गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा घुल जाती है। अब जब वो वापस सरफेस पे आता है तो बहुत कम टाइम में सरफेस पे आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? प्रेशर वापस एकदम रिलीज होता है। प्रेशर रिलीज होगा तो गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जानी चाहिए, तो वापस ब्लड में से जो है वो ऑक्सीजन बबल के फॉर्म में आती है। ऑक्सीजन किसके फॉर्म में आती है? बबल्स के फॉर्म में आती है। तो जो कैपिलरीज होती है, जो कोशिकाएं होती है, उनमें क्या बनने लग जाते हैं? बैंड बनने लग जाते हैं। कोशिकाओं में क्या बनने लग जाते हैं? बैंड्स बनने लग जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की अधिक विलयशीलता के कारण। नाइट्रोजन की अधिक विलयशीलता के कारण ऐसा हुआ है। तो विलयता को कम करना है, तो इसलिए इस मिक्सचर को जो है N2 प्लस O2 के मिक्सचर में क्या मिलाया जाता है? हीलियम ऐड किया जाता है। तो अब तीन कंपोजिशन हो गए, N2 प्लस O2 प्लस हीलियम। इनके कंपोजिशन याद रख ले, है ना, इनके कंपोजिशन याद रखने हैं। ये 11.7% के आसपास होता है, ये 11.7% के आसपास हो जाएगा। ये 21.1 होगा, और ये हो जाएगा, ये 56.1, और ये होगा 32.2। अब देख लो, आ गया मैथ हो गया। अप्रोक्सीमेट ये परसेंटेज होता है, ये एक बार आप चेक कर ले, ठीक है ना। ये सारी बात हो गई अपने हेनरी लॉ से रिलेटेड। न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते, दो तीन न्यूमेरिकल्स देख लेते इससे रिलेटेड, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है।
दो तीन न्यूमेरिकल देख लेते हैं। टॉपिक कंप्लीट, सॉल्यूशन वाला। चले, न्यूमेरिकल देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या, टू 93 केल्विन पर टू 93 केल्विन पर 1 लीटर जल में N2 के कितने मिलीमोल मिलाया जाए, कितने मिलीमोल मिलाया जाए, या कितने मिलीमोल विलय होंगे, विलय होंगे यदि N2 गैस का विलयन में दाब 0.987 बार है और KH4N2 जो है वो 76.48 किलो बार है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो देखो प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा, P ऑफ द गैस, वो होगा KH इंटू एक्स ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस कितना दे रखा है बताओ, 0.987, ये 76.48 किलो बार। एक्स क्या होगा, नाइट्रोजन अपॉन N ऑफ द N2 प्लस N ऑफ द H2। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.987। एक बात बताओ, ये वैल्यू बहुत कम नहीं है क्या? ये वैल्यू अगर बहुत कम है, इसका मतलब एक बात तो मैं कंफर्म बोल ही सकता हूं, बोलो क्या बोल सकता हूं? मैं एक बात कंफर्म बोल सकता हूं, ये आ जाएगा लगभग मैं अगर बोलूं तो 13 इंटू 10⁻⁻6 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 13 इंटू 10⁻⁻6। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये हो जाएगा 1000/18 जल के मोल, जो 1 लीटर में पूछा है। तो 13/18 इंटू 10⁻⁻3, तो लगभग जो आएगा वो 0.7 मिलीमोल आ जाएगा। कितना मिलीमोल आ जाएगा? 0.7 मिलीमोल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस और शानदार है। KH4N2 जो है वो 10⁵ ATM दे रखा है, ठीक है। X ऑफ द N2 इन एयर, वायु में N2 का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, ठीक है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 10 मोल पांच वायुमंडलीय दाब रख लो, 10 मोल H2O में N2 के कितने मोल विलय होंगे, ये पूछा गया, कितने मोल विलय
होंगे। ठीक है, कैसे करें? प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ऑफ द गैस। तो मेरे को प्रेशर ऑफ N2 चाहिएगा। अब लोग यहां पे गलती कर देते हैं, यहां पे सीधा 5 वायुमंडलीय दाब रख देते हैं। ये गैस का थोड़ी ना, ये तो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो N2 का कितना होगा? टोटल प्रेशर इंटू N2 की मोल फ्रैक्शन कितना है यार? 3 atm। बस ये गलती वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये 3 रखे, ये 10⁵, ये x ऑफ द गैस रख दे। तो x ऑफ द गैस इज इक्वल टू गया 3 इंटू 10⁻⁵, ये आएगा। ये बहुत कम है तो इसको सीधा ऐसे लिख दूं क्या? प्लस वाला हटा दिया मैंने, ये 10 मोल है। इतने मोल क्या होने चाहिए? विलय होने चाहिए। ठीक है बात। चले आगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सीधा मेरे से ऐसा पूछ लिया जाए, ये 4 गैस है और ये इनके KH के मान दे रखे हैं, ABCD, ये जो अभी ट्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन का चल रहा है। KH के मान दे रखे हैं बार में, ये दे रखा है 2 बार, ये 0.76 बार, ठीक है, ये 69 और यहां पे 34 बार। बोले विलेयता का क्रम बताओ, विलेयता का क्रम बताइए। तो जब भी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो अपन को मालूम है कि विलेयता जो है वो KH के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना KH ज्यादा होगा उतनी विलेयता कम होगी। सबसे कम C की, उसके बाद D की, उसके बाद A की, उसके बाद B की। ठीक है, चले आगे, बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन और देख ले, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन बता रहा हूं, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि H2S की STP पर जल में विलेयता 0.195 m है, मोलेलिटी में दे रखा है। तो H2S का KH कितना होगा? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो देखें। फर्स्ट ऑप्शन 180 बार, सेकंड ऑप्शन 120 बार, थर्ड ऑप्शन 282 बार और लास्ट ऑप्शन 450 बार। ठीक है, कैसे टैकल करें? मेरे को मालूम है कि P गैस इज इक्वल टू KH इंटू XC। दो मोलेलिटी दे रखी है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.195 है, 0.195 है। तो मैं ऐसा मान लूं क्या कि विलय का भार अगर 1 किलोग्राम ले लिया जाए तो विलय के मोल कितने हो जाएंगे? 0.195। ये तो तुम लोगों को सोचना सिखाया है ना सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स में। P गैस 1 बार ले लो, KH कैलकुलेट करना है, X लिखना है तो 0.195 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 18, ये आ गया। तो KH बराबर 1000 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.195। आप इसे 0.2 मान ले, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 55.5 हो गया है ना। 555 डिवाइड बाई 2, 227 के आसपास आएगा, 227 के आसपास आएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है। 227 से तो ज्यादा ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये जाना चाहिए। फिर मेरे 227 क्यों आएगा? 250 में 500 होता है, 275 के आसपास आएगा। 275 का हो गया 282 बार। ठीक है बात। मॉड्यूल का एक क्वेश्चन और देखे,
मॉड्यूल का ये क्वेश्चन और देखिए आप, बोला ये गया कि 595 mm पर दाब पर जो विलेयता दे रखी है वो दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ m। तो बोला गया सेम टेम्परेचर और 760 mm पर पूछा विलेयता कितनी होगी, पूछा गया विलेयता कितनी होगी। तो अपन को मालूम है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एक्स के, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। तो 593/760 इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन सॉल्युबिलिटी m। तो m बराबर 760/593 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हो जाएगी। ठीक है बात। तो ये अपनी बात सारी कंप्लीट हुई सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक की। ठीक है, यहां तक करे सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को लगभग जो है वो टचअप दिया है, सारे क्वेश्चन को यहां तक करना। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे सॉलिड स्टेट। ट्राई करेंगे अपन उसे 4 लेक्चर में कंप्लीट करने का, जिससे 3 लेक्चर में अपन कोलाइड कर पाए। ठीक है बात, मतलब सरफेस केमिस्ट्री को कर पाए। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।